हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ईजली। भाई हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैं हूँ आपकी इकोनॉमिक्स की मेंटर कोमल। तो हम पढ़ रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। भाई आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे CUET का पेपर हो, चाहे आप CA फाउंडेशन में प्रिपेयर कर रहे हो, मनी एंड बैंकिंग तो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं, राइट। और चैप्टर इतना सिंपल, इतना इजी कि जल्दी जल्दी से प्रिपेयर भी हो जाता है। तो आज हम मनी एंड बैंकिंग में क्या पढ़ेंगे, हम मनी डिमांड और मनी सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है जी। तो उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ये वीडियो आपको कैसे मिलेगा। भाई जल्दी जल्दी से अपने फ़ोन में आपको डाउनलोड करना है ईजिली का ऐप, राइट। कौन सा ऐप? ईजिली का ऐप प्ले स्टोर में टाइप करिए ईजिली, और वो ऐप डाउनलोड करके अपनी डिटेल्स फिल करनी है आपको। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। कहाँ क्रिएट करना है? क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे एंड देन अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। आपको OTP आएगा, अपनी डिटेल्स भरनी है, लोकेशन ऑन रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। यहाँ पे अगर लोकेशन ऑटो ट्रैक नहीं हो रहा तो आप लोकेशन टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। OTP आएगा, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे कि भाई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, आपको क्लास 11, 12 या फिर CUET। तो हम अभी कर रहे हैं अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए। कौन से बैच में? शिखर बैच में बच्चा पार्टी। किसमें? शिखर बैच में, ठीक है। तो क्लास 12 के शिखर बैच के लिए आपको क्या क्या मिल जाएगा हमारे साथ? अकाउंट्स पढ़ सकते हैं, BST पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, और जी हाँ मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चारों सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लेकिन उसके लिए आपको ये कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा फ्री ईजिली। और फिर डाउनलोड करके वीडियोस देखिए, DPP प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। आज जैसे मैंने बताया कि हम पढ़ रहे हैं मनी एंड बैंकिंग, और उसमें हम देख रहे हैं आज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिमांड हम क्यों करते हैं मनी की? सबसे पहले तो ये जान लो भाई, डिमांड करनी क्यों है, पैसा चाहिए क्यों? पैसा खर्च करने के लिए चाहिए, पैसा घूमने जाना है उसके लिए चाहिए, पैसा मार्केट से कोई सामान खरीदने के लिए चाहिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए चाहिए, पैसा हमें स्पेकुलेशन यानी कि शेयर्स में, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं ना हम, एसेट खरीदते हैं हम, सब चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए? मनी। तो मनी डिमांड तो बनती है बॉस, ठीक है। तो हाउ मच मनी पीपल वांट टू होल्ड, कितना पैसा जनता होल्ड करना चाहेगी, वो होता है हमारा मनी डिमांड। चाहे आप अपने बैंक में होल्ड कीजिए, चाहे आप अपने पॉकेट में रखिए, अलमीरा में रखिए, वॉलेट में रखिए, कितना पैसा, कितना रुपया आप होल्ड करते हैं, दैट इज व्हाट मनी डिमांड, ठीक है। तो भाई रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और मनी डिमांड, जितना Y बढ़ेगा, Y क्या होता है? इनकम। इनकम जितना Y बढ़ेगा उतना हमारा मनी डिमांड भी बढ़ेगा। तो कैसा रिलेशन है मनी डिमांड और इनकम का? इनकम बढ़ने पे मनी डिमांड बढ़ेगी, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जरा एक बार हम इसे चेक कर लें, व्हाट इज हैपनिंग। यस, सो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है? जी हाँ, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम और मनी डिमांड का। और इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड का क्या रिलेशनशिप है भाई? जितना ज़्यादा बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, बैंक जितना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, हम उतना ही पैसा कैश में अपने पास नहीं रहेगा। आजकल वैसे भी गूगल पे, फोन पे का ज़माना है, राइट। तो हम कहाँ अपने पास वॉलेट ही रखना बंद कर दिया भाई। मैंने तो अपने पास वॉलेट ही रखना बंद कर दिया। वॉलेट की क्या ज़रूरत है? और वॉलेट में भी होता क्या है? कार्ड्स होते हैं हमारे पास, कैश तो होता ही नहीं है। तो भाई
इंटरेस्ट रेट अगर हमें अच्छा मिलेगा, क्या हमें अच्छा मिलेगा, अगर हमें इंटरेस्ट रेट जो है बैंक अच्छा पे करेगी तो मनी डिमांड हमारा क्या होगा, हम अपने पास मनी डिमांड नहीं रखेंगे, हम अपने पास क्यों रखेंगे, बैंक में रखेंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड मनी डिमांड। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई भाई। मनी डिमांड क्या है, जो भी पैसा हम होल्ड करना चाहते हैं, जितना भी पैसा हम होल्ड करते हैं वो होती है हमारी मनी डिमांड। तो मनी डिमांड को हमने 3 कैटेगरी दे दी और इसको हम फेमसली बोलते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, तो मनी डिमांड पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमें बोला गया है कि भैया मनी हम 3 वजह से होल्ड करते हैं। देयर आर 3 रीजंस व्हाई वी होल्ड मनी। पहला रीजन क्या है भाई, ट्रांजैक्शन मोटिव, कुछ भी खरीदना है, ठीक है, कुछ भी खरीदना है, किराने की दुकान पर जाना है और शॉपिंग सेंटर जाना है, डिपार्टमेंटल स्टोर जाना है, तो पैसे चाहिए। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो वो हो जाता है हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है, स्पेकुलेटिव मोटिव, यहाँ मनी नहीं होगा, यहाँ होगा मोटिव। क्या लिखना है यहाँ पे हम लिख देंगे भैया, यहाँ मोटिव लिखिए। स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए हमें पैसा चाहिए, यानी कि हमें क्यों चाहिए, स्पेकुलेट करना है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, इसलिए पैसा चाहिए कि हम शेयर्स में, फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट में हम ट्रेड कर सकें। बॉन्ड, सिक्योरिटी, शेयर्स जो हैं, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करके हम वहां से कमा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कौन सा मोटिव, स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेशन करना यानी कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके पैसे कमाना। ठीक है, तो कई जगह स्पेकुलेशन बैन होती है बेटा, नहीं करते, इलीगल भी होती है, लेकिन यस, शेयर ट्रेडिंग जो है हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल लीगलाइज तरीके से। चलिए अब बात करते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव की। कौन सा मोटिव आ जाता है हमारे तीसरा नंबर का, प्रिकॉशनरी मोटिव। वो क्या होता है, प्रिकॉशन मतलब ध्यान देना, ध्यान रखना। बोलते हैं ना कि भैया जब हम कहीं रास्ते में जा रहे होते तो होर्डिंग पे लगा रहता है कि दुर्घटना से देर भली, प्रिकॉशन लेके चलो, है ना भाई, प्रिकॉशन लेके चलो कि ध्यान से चलो, धीरे चलो। तो प्रिकॉशन के लिए कि भाई कभी फ्यूचर में हमको कोई अचानक से नीड आ गई पैसे की, तो हमें पैसा चाहिएगा। भाई किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई है, तो हमें अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए हो जाता है हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव। आगे चलें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है यहाँ पे, कि मनी डिमांड, ये जो MDT आप देख पा रहे हैं, क्या है, MDT, मनी डिमांड, और ये है हमारा ट्रांजैक्शन, मनी डिमांड, और ये कौन सा मोटिव है, ट्रांजैक्शन मोटिव है। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं KPY। मैम ये KPY क्या है, चलिए, तो भाई Y तो होती है हमारी GDP बोल लो, या फिर हमारा नेशनल इनकम बोल लो, या फिर इनकम बोल लीजिए, जिसको हम कहते हैं Y। ठीक है, P है हमारा प्राइस लेवल, यानी कि इन्फ्लेशन। भाई इन्फ्लेशन क्या है, वो है इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन की बात अगर हम करें तो हम उसे क्या कहेंगे, प्राइस लेवल के चेंजेस। ठीक है, इन्फ्लेशन बोल दीजिए या फिर डिफ्लेशन बोल लीजिए। जब भी इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ता है, जनरल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो हम उसे इन्फ्लेशन के नाम से कहते हैं, और डिफ्लेशन यानी कि प्राइस लेवल का नीचे गिर जाना। और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है भाई, कितनी बार पैसों ने अपने हाथ चेंज किए हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, हाउ मेनी टाइम्स मनी चेंजेस हैंड्स, मनी चेंजेस हैंड्स। ठीक है भाई, मैं 100 रुपए लेके निकली घर से, मैंने 100 रुपए का जाके मिठाई खरीद ली। भाई मिठाई वाले ने उससे दूध खरीद लिया, दूध वाले ने, उसका बेटा बीमार था, उसको डॉक्टर को दिखाया, या वहाँ से फिर उसने उसकी दवाई खरीद ली, दवाई वाला अपने घर के लिए कुछ
दाल चावल खरीदना चाहता था, किराने का सामान खरीदना था, वो खरीद लिया। तो वो 100 रुपये कितनी बार हाथ चेंज कर रहा है, ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितनी तेज तेज कि भाई 100 रुपये कभी उसके पास, फिर उसके पास, फिर उसके पास, वही 100 रुपये। तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। तो ये चीज़ों पे हमारी मनी डिमांड जो है ट्रांजैक्शन मोटिव वाली डिपेंड करती है। कई बुक में हमें ये मिलेगा कि मनी डिमांड इज f(y), ये भी बिल्कुल सही है कि भाई इनकम पे डिपेंड करता है, इनकम बढ़ेगा तो मनी डिमांड भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जीडीपी इंक्रीज होगा तो मनी डिमांड बढ़ेगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो भी मनी डिमांड, भाई इन्फ्लेशन होगा तो आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, जो चीज़ आप 10 रुपये में खरीद रहे थे इन्फ्लेशन के कारण आप उसे 15 में खरीदोगे, और ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ तो 20 में खरीदोगे। तो भाई अगर प्राइस बढ़ेगा तो पैसा भी तो चाहिए सामान खरीदने के लिए, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी प्राइस लेवल के बढ़ने से, सीधी सी बात है। चलिए, तो अब ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करें कि भाई कितना पैसा प्रिकॉशन के लिए, यानी अपनी उस नीड के लिए रखते हैं जो अचानक आ जाता है, पता नहीं है लेकिन अचानक कोई नीड आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो उसके लिए भाई इनकम अगर मेरी ज़्यादा होगी तो मैं घर में हमेशा प्रिकॉशन के लिए ज़्यादा पैसे रहेंगे, राइट। तो भाई जिसकी इनकम ही कम है वो खाएगा क्या और सेव क्या करेगा, है ना। तो उनके घरों में जनरली हमको उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, अगर किसी, तो फिर वो अपने दोस्तों से मांगते हैं, उधार लेना पड़ता है। लेकिन अगर किसी का इनकम बहुत ज़्यादा है तो अपने घर में प्रिकॉशन के तौर पर कि अचानक आई हुई नीड के लिए भी वो पैसे सेव करके रखते हैं। तो अगर इनकम ज़्यादा है तो हमारा जो प्रिकॉशनरी डिमांड है, यहाँ पे प्रिकॉशनरी डिमांड वो भी ज़्यादा होगा। अब बात आती है हमारा, छप यहाँ पे लिख दूँ, प्रिकॉशनरी डिमांड हम क्यों करते हैं। कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, भाई लिख देते हैं यहाँ पे किस किस के लिए हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, ठीक है जी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए हम प्रिकॉशन के लिए पैसे रखते हैं। और किसके लिए रख सकते हैं, कोई अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटी ही हो जाए तो उसके लिए भी हमें पैसे रखने होते हैं। तो ये सारे रीजन हैं हमारे प्रिकॉशनरी मोटिव ऑफ डिमांड की। अब बात करते हैं स्पेकुलेशन। तो भाई स्पेकुलेशन यानी कि जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर में मार्केट में जो चेंजेस आएंगे उनकी हेल्प से हम पैसा कमाते हैं, कि भाई शेयर वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो स्पेकुलेटिव डिमांड होता है कि भाई जितना इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होगा तो फ्यूचर में हमें पैसे जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। अगर पैसा होल्ड किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, लूज करना पड़ेगा। अगर आपने पैसे कैश में होल्ड कर लिए, बैंक वाले, बॉन्ड वाले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। बैंक में पैसा नहीं रखने का कॉस्ट है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आप फॉरगोन कर देंगे, आपको नहीं मिलेगा। भाई अगर आपने अपने अलमीरा में 2 लाख रुपए रखे हैं, वही 2 लाख रुपए आप अपने बैंक में रख लेते तो हो सकता है उस पर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, तो 8,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कमा लेते। लेकिन आपने बैंक में नहीं रखा तो आप क्या है, कॉस्ट है ऑफ होल्डिंग मनी इज इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन देख सकते हैं। तो बैंक से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और शेयर बॉन्ड्स पे भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कमाते हैं, राइट। तो अब बात है कि भाई बैंक में रखें कि रेट की हम बॉन्ड्स खरीद लें। तो भाई अगर देखना है कि अगर बॉन्ड से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है तो बॉन्ड खरीदेंगे, और अगर बैंक वाला अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो हम बैंक में रखेंगे। तो इसी को समझने के लिए एक और चीज़ समझते हैं हम, लिक्विडिटी ट्रैप। क्या है ये लिक्विडिटी ट्रैप? भाई देखिए, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया? एक्स एक्सिस में हमने लिया है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, वाई एक्सिस में है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कि ए अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1, तो R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्या करेंगे, सारा का सारा पैसा बैंक में रखेंगे।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पेकुलेशन के लिए बिल्कुल ही जीरो डिमांड है भाई, है ना, एक्स एक्सिस पे तो जीरो ओरिजिन पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है हाई बैंक का, तो सारा पैसा कहाँ होगा, बैंक में, और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगा, मनी डिमांड जो स्पेकुलेशन के लिए वो तो जीरो हो जाएगी, राइट। और जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आएगा स्पेकुलेशन के लिए, यानी बॉन्ड शेयर में हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे क्योंकि बैंक वाले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे नहीं रहे। फिर यहाँ पे आके अगर आप देखें तो इधर ये बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब जो कस्टमर है वो इनडिफरेंट हो गया कि बैंक में रखूं कि बैंक में कि स्पेकुलेशन के लिए। बिल्कुल जो हमारा डिमांड कर्व है वो इलास्टिक, इनफाइनाइटली इलास्टिक यानी परफेक्टली इलास्टिक हो गया है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी परफेक्टली इलास्टिक हो गई है। इसका क्या मतलब है, लोग लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गए हैं, उनको फ्यूचर में लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा शायद, और अभी बॉन्ड भी उनको वो प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो वो कैश होल्ड करते हैं। लिक्विड ट्रैप में फंस जाना मतलब कैश होल्ड करके रखना, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक में रखें ना रखें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के बाद ये भी पता है कि फ्यूचर में बॉन्ड के प्राइस हमारे बढ़ जाएंगे। एक चलो जल्दी से हम समझ लेते हैं कि भैया मान लीजिए ये हमारा एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड में यहाँ पे क्या लिखा है, 100 लिखा है और यहाँ लिखा है 500, मतलब ये बॉन्ड हम खरीदेंगे 100 रुपए में और हमको मिलेगा क्या, जब हम इसको वापस देंगे तो 500 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर बॉन्ड प्राइस ही बढ़ जाए, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है तो फ्यूचर में उम्मीद है कि बॉन्ड प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो बॉन्ड प्राइस अगर बढ़ के 300 हो गए तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा भाई, 200 का ही हुआ ना। बॉन्ड प्राइस क्या हो गया, 300, मिलेगा क्या बॉन्ड को जब इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी, 500 रुपए मिलेगा। तो 500 रुपए, अब देखो यहाँ पे हम 400 रुपए कमा रहे थे, यहाँ 200 कमा रहे हैं, तो भाई इससे अच्छा तो होल्ड ही करके रख ले, ठीक है। तो जहाँ पे कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को समझ नहीं आता कि अब क्या करें, तो वहाँ वो लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गए हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इतना नीचे आ गया है कि नाउ पीपल आर इनडिफरेंट, सो दे होल्ड मनी, कि वो ये देखते हैं कि भाई बैंक में रख के फायदा नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड खरीद के भी कोई फायदा नहीं है, तो पैसा होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप कब आता है, जनरली देखिए अभी हमें पता है ना कि ब्रिटेन में, कनाडा में, यूएस में अभी क्या आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। तो रिसेशन के टाइम पे लोगों का जो फेथ होता है बैंक पे, फाइनेंशियल सेक्टर में, कम हो जाता है, इसीलिए वो अपना पैसा होल्ड करके रखते हैं। तो रिसेशन के टाइम पे स्लो ग्रोथ जब हो रहा है, जीडीपी नहीं बढ़ती, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो लोग नहीं चाहेंगे कि हम अपना पैसा बैंक में रखें, वो होल्ड करना चाहेंगे उसे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, निफ्टी सेंसेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चढ़ते रहते हैं, आए दिन शेयर बॉन्ड्स के प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो लोग उनको होल्ड करेंगे, स्पेकुलेशन नहीं करना चाहेंगे, उस पैसे को होल्ड करेंगे, चाहे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले ना मिले, क्योंकि देन दे फील सिक्योर, ओके। तो इन केसेस में लिक्विडिटी ट्रैप पे फंसना ज़्यादा होता है। चल नेक्स्ट बात करें तो अब है हमारे पास कि भाई मनी डिमांड, फाइनली एक बार रिवाइज कर लो। तो मनी डिमांड क्या है, फंक्शन ऑफ KPY यानी ट्रांजैक्शन डिमांड, ठीक है। फंक्शन ऑफ Y यानी कि ये हो गया हमारा क्या, प्रिकॉशनरी डिमांड, और ये हो गई हमारी स्पेकुलेटिव डिमांड। तो ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन और स्पेकुलेशन को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मनी डिमांड इन द इकोनॉमी पता चल जाता है, ठीक है। तो भाई अगर इनकम बढ़ेगा या प्राइस लेवल बढ़ेगा, तो मनी डिमांड भी इंक्रीज होगा। इसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ेगा तो प्रिकॉशनरी डिमांड भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, इंटरेस्ट रेट अगर नीचे जाएगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है, ठीक है, तो फिर मनी डिमांड ऊपर। तो मनी डिमांड और इंटरेस्ट रेट का जो है इनवर्स रिलेशनशिप है, हम पैसा होल्ड नहीं करेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा तो सारा पैसा बैंक में डाल देंगे, तब फिर हमें मनी होल्ड करने का ज़रूरत कम फील होगा, ठीक है जी।
अब बात करते हैं हम मनी सप्लाई की। भाई एक हाथ की बात हो गई तो दूसरे हाथ की तो करनी पड़ेगी, बराबर तो रखना पड़ता है भाई। मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल होंगे तभी तो हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो मनी सप्लाई क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन, जितना भी नोट छाप कर सरकार ने आपकी कंट्री में छोड़ रखा है ट्रांजैक्शंस करने के लिए, सर्कुलेशन में जितना भी पैसा है, चाहे वो नोट्स हो कॉइन्स हो, यहाँ पे करेंसी यानी कि नोट्स और कॉइन्स दोनों की बात हो रही है। जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स सर्कुलेशन में हैं और जितने भी आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं, वो सारा पैसा मनी सप्लाई है। ठीक है, मनी सप्लाई के 4 मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3, M4। तो M1 मेजर क्या है? C यानी कि करेंसी यानी कि नोट्स एंड कॉइन्स। C क्या हो गया? करेंसी बोल रहे हैं। करेंसी में हमारे क्या आते हैं? हमारी कंट्री में नोट्स चलते हैं और कॉइन्स चलते हैं। तो नोट्स एंड कॉइन्स DD हो जाता है हमारा डिमांड डिपॉजिट्स, जो कमर्शियल बैंक के पास है। DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट। DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स, जो कि हमारे कमर्शियल बैंक्स में है। ठीक है, और OD है हमारे अदर डिपॉजिट्स जो RBI संभालती है, अदर डिपॉजिट्स जो RBI के पास होते हैं। ठीक है, तो C प्लस DD प्लस OD हो गया हमारा मनी सप्लाई यानी M1 मेजर, जो कि बहुत लिक्विड है। लिक्विड क्यों है? क्योंकि सारा का सारा पैसा कैश के फॉर्म में ही है ना ये, और ये बहुत नैरो मेजर होता है। तो मोस्ट नैरो मेजर इज M1, जिसमें मनी सप्लाई में हमने क्या क्या लिया? C प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, M2 की बात करें तो वो क्या है भैया? M1 ले लो। ठीक है, M1 यानी कि C प्लस DD प्लस OD ले लो, उसके साथ सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी हम अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, पैसे सेव कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जाके जब हम बैंक अकाउंट नहीं बोल रही हूँ, पोस्ट ऑफिस में अपना एक अकाउंट खुलता है। ठीक है, जहाँ पे आप जिस तरीके से बैंक फंक्शन करते हैं उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस भी फंक्शन करता है, आपका पैसा सेव करता है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देता है। ठीक है, तो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको M2 मिल जाएगा। ये भी एक नैरो मेजर है। अब बात करते हैं M3 की। तो M3 क्या है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट में, यानी जो भी हमने FD कर रखी होती है, फिक्स डिपॉजिट्स कर रखे होते हैं बैंक में, कमर्शियल बैंक में, उनको ले लीजिए। यानी करेंसी जो भी हमारे पास कॉइन्स एंड नोट्स हैं, प्लस बैंक में हमारा डिमांड डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक में, अदर डिपॉजिट्स जो RBI में है, यानी वो M1, और M1 के साथ साथ हमें डाल देना है जो हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट्स करके रखे। तो भाई अब ये देखो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाला छूट गया, राइट? तो M4 जो है वो हमारा ब्रॉडेस्ट मेजर है और लीस्ट लिक्विड भी। लीस्ट लिक्विड क्यों? क्योंकि इसमें कैश के अलावा भी बाकी चीजें आएंगी। M3 यानी कि भाई M1 भी ले लो और टाइम डिपॉजिट भी ले लो। तो करेंसी भी हो गई, डिमांड डिपॉजिट भी विद बैंक भी हो गया, अदर डिपॉजिट RBI भी हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स भी आ गए, और सेविंग डिपॉजिट जो हमने बैंक पोस्ट ऑफिस में किए हैं वो भी आ गए। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को हम इसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा लोग ये करंट ईयर में नहीं, मतलब करंट ईयर की मनी सप्लाई में कैलकुलेट नहीं होते, ये बहुत सालों बाद मैच्योर होते हैं, तो इनको हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते। लीस्ट लिक्विड है और ब्रॉडेस्ट मेजर है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसे किसान विकास पत्र होता है, पहले ये बहुत चलते थे, हमारे जो दादा दादी है हमारे नाम पे, अपने फैमिलीज के नाम पे किसान विकास पत्र लेके रखते थे, और हमें हमारे बर्थडे पे ऐसे किसान विकास पत्र मिलता था कि ओके जब हम 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे या 60,000 रुपीज़ मिलेंगे, जैसा भी उसमें ये स्कीम होती थी कि कुछ सालों में पैसा डबल हो जाएगा। तो वो हमारे लिए जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, और आजकल के भी पेरेंट्स ऐसा अपने बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ सेव करके रखते हैं और फिर 10 साल बाद या 8 साल बाद वो मैच्योर होता है, डबल हो जाता है, तो वो होते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, नेशनल सेविंग क्यों? गवर्नमेंट के द्वारा, कि आजकल बहुत सारी प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनीज भी ये सारी सुख सुविधाएं देती थी, लेकिन पहले क्या होता था, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते थे ये, जो
8 सालों में या 10 सालों में, 12 सालों में ऐसे डबल हुआ करते थे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी मनी सप्लाई की। क्या होता है, M1, M2, M3, M4 4 मेजर्स हैं, और M0 भी ही कई बुक में आपको मिलेगा। M0 होता है हाई पावर मनी, वो पैसा जो आरबीआई जो है वो इनिशियली जो मार्केट में इशू करती है उसको हम हाई पावर मनी बोलते हैं। जो इनिशियल डिपॉजिट्स आते हैं ना बैंक के पास, जिनसे मनी और मल्टीप्लाई होता है, उसको हम हाई पावर मनी। भाई पावर है, किस चीज़ का पावर है, अपने आप को मल्टीप्लाई करने का पावर है, तो वो HM0 लिख दिया मैंने यहाँ पे, वो होता है हाई पावर मनी। तो M1, M2, M3 आर द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। 4 जो फोर्थ मेजर है उससे तो टोटल मनी सप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। M1 जो है मोस्ट लिक्विड है और सबसे नैरो है। M4 जो है लीस्ट लिक्विड है लेकिन ब्रॉड मेजर ऑफ मनी सप्लाई है। काफी बार MCQ में शॉर्ट आंसर्स में पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने मनी डिमांड और मनी सप्लाई पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना अबाउट कमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। टिल देन, learn with a smile.